जेठानी की होली के रंगों से भरी ड्रेस। सेजल अपनी सहेली पायल के साथ एक महंगे ब्रांडेड शोरूम में कपड़े देख रही है। सेजल के हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग्स हैं। वो एक लाल रंग की महंगी वेस्टर्न ड्रेस उठाकर खुद पर लगाकर देखती है। पायल, देख तो ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। मुझे लगता है इसका जो कट है वो मेरे फिगर पर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। यार सेजल, तेरी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। ये ड्रेस तो जैसे तेरे लिए ही बनी है। वैसे भी हमारे पूरे ग्रुप में तेरे कपड़ों की ही तो चर्चा रहती है। तू हमेशा इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े जो पहनती है। वो तो है, मेरा तो साफ मानना है कि कपड़े इंसान की असली पहचान होते हैं। अब मैं ऐरी गैरी दुकानों से तो शॉपिंग कर नहीं सकती। लुक में कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे पसंद नहीं। सही कह रही है, आजकल तो लोग कुछ भी पहन लेते हैं, पर क्लास तो ब्रांड से ही आती है। ये ड्रेस भी कम से कम 25-30 हजार की तो होगी ही, इससे भी ज्यादा की है। पर पैसे की फिक्र किसे है, मुझे पसंद आ गई बस काफी है। चल अब इसे पैक कराते हैं। ऐसा कहकर सेजल काउंटर पर पहुंचती है और ड्रेस का बिल पे करती है। फिर सेजल और उसकी दोस्त ड्रेस लेकर वहां से चली जाती हैं। सेजल घर पहुंचती है और सोफे पर ढेर सारे शॉपिंग बैग्स पटक देती है। उसकी माँ मोहिनी उसे देखकर हैरान होते हुए कहती है, अरे बेटा, तू फिर इतने सारे कपड़े खरीद लाई। अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने इतनी सारी शॉपिंग की थी। अलमारी में जगह भी नहीं बची है। ओहो माँ, आपको तो पता है कि मुझे कपड़े पहनने का कितना शौक है और मैं कपड़ों के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। वैसे भी आपको याद है ना कि इस बार होली की कितनी बड़ी ग्रैंड पार्टी होने वाली है। हाँ याद है, पर पार्टी के लिए इतने सारे ड्रेस। माँ देखिए तो सही, ये लाल वाली ड्रेस पार्टी की शाम के लिए है, ये पेस्टल वाली होली के दिन के लिए, और ये अच्छा, अब अपनी ये फैशन प्रदर्शनी बंद करो। चलो खाना लग गया है, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बाकी की बातें डाइनिंग टेबल पर होंगी। हाँ सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। मोहिनी सभी को खाना सर्व करती है और सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह होली थी। सेजल अपनी सबसे महंगी ड्रेस पहनती है, फिर मेकअप करके तैयार होकर मोहिनी के पास आती है और कहती है, माँ देखो, मैं पार्टी के लिए तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ? हाँ बेटा, तू बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है माँ, मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। अब सेजल पार्टी में पहुंचती है। पार्टी में वो अपनी सहेलियों के साथ होली खेलती है। तभी वहाँ तरुण अपने परिवार के साथ आता है। अचानक भीड़ में किसी का धक्का लगने से तरुण के हाथ से जूस का ग्लास सेजल की ड्रेस पर गिर जाता है। सेजल गुस्सा होते हुए कहती है, ओफो, ये क्या कर दिया? क्या आपको दिखाई नहीं देता? इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी मेरा पूरा मूड खराब कर दिया आपने। सॉरी, वो भीड़ की वजह से धक्का लग गया। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सेजल गुस्से में उसे देखने के लिए मुड़ती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तरुण पर पड़ती है, उसकी नाराजगी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि तरुण वाकई में बहुत स्मार्ट दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अगली बार थोड़ा संभल कर चलिएगा। ये कोई मामूली ड्रेस नहीं थी। मैं ध्यान रखूंगा। वैसे आप इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हैं। जूस के दाग के बावजूद दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद होली की पार्टी खत्म हो जाती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सेजल अपनी सहेलियों के साथ कॉफी हाउस में बैठकर कॉफी पी रही थी। इत्तेफाक से तरुण भी अपने दोस्तों के साथ उसी कॉफी हाउस में आता है। सामने सेजल को बैठा देख तरुण चौंक जाता है। वो सेजल के पास आता है और कहता है, अरे आप यहाँ? मिस्टर जूस गिराने वाले, आप यहाँ भी आ गए? इत्तेफाक कह लीजिए। वैसे आज आपकी ड्रेस पर कोई दाग नहीं है, ये जानकर अच्छा लगा। सेजल तरुण की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर वो तरुण को अपनी सहेलियों से मिलवाती है। दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। दोनों की फोन पर बातें शुरू होती हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। एक दिन तरुण घर आता है तो उसकी भतीजी पायल उसके पास आकर कहती है, चाचू, आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए क्या? ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी गुड़िया के लिए चॉकलेट ना लाऊं? ये रही आपकी चॉकलेट। थैंक यू सो मच चाचू। ऐसा कहकर पायल चॉकलेट खाते हुए वहां से चली जाती है। तभी सुनीता सभी के लिए खाना लगा देती है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय तरुण अपने परिवार वालों से कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तरुण, हमसे बात करने के लिए तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या बात है? माँ, दरअसल उस दिन होली की पार्टी में मेरी मुलाकात जिस लड़की से हुई थी ना, उसका नाम सेजल है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं माँ, और शादी भी करना चाहते हैं।
पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैंने लड़की अमीर घर की पसंद की है, उनका भी शहर में काफी नाम है। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तूने अपने लिए खुद ही लड़की पसंद कर ली और अपने स्टैंडर्ड की, वरना तेरे पिताजी फिर अपने किसी गरीब दोस्त की बेटी से तेरी शादी करवा देते। चलो अच्छा है, तूने तो अपनी माँ का काम आसान कर दिया। हाँ देवर जी, मैं और माँ जी तो यही सोच रहे थे कि पता नहीं हम आपके लिए कैसी लड़की ढूंढे। तरुण, तुम सेजल के घर पर बात कर लो, हम लोग कल ही सेजल के घर रिश्ता पक्का करने के लिए जाएंगे। ये सुनकर तरुण बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सभी लोग सेजल के घर जाते हैं और सेजल एक सुंदर सा वन पीस पहनकर नाश्ता लेकर आती है। पायल सेजल को देखकर कहती है, चाचू चाची तो सचमुच बहुत सुंदर है, हम इन्हें अभी घर ले चले। पायल की बात सुनकर सभी लोग हंसते हैं। इस तरह सेजल और तरुण का रिश्ता पक्का हो जाता है। धीरे धीरे शादी का समय पास आने लगता है। एक दिन आरती सभी लोगों से कहती है, सुनीता बहू, शादी पास ही है, हम सबको शादी की शॉपिंग भी तो करनी है। आज हम सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। हाँ हाँ माँ जी, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। सुनीता थोड़ी देर में तैयार होकर आती है। सभी लोग मॉल पहुँचते हैं और अपनी अपनी शॉपिंग करते हैं। आरती भी अपने लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदती है। फिर वो सुनीता से कहती है, बहू, तू भी अपने लिए कुछ महंगा और डिजाइनर ले ले, आखिर तेरे देवर की शादी है, तू भी तो कुछ अच्छा ही पहनेगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे मॉल के कपड़ों की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए शादी का जोड़ा अपने हाथ से ही बनाकर पहनूंगी। आपको तो पता है मुझे सिलाई का कितना शौक है। तभी किरण भी एक सुंदर सा लहंगा लाकर सुनीता को दिखाते हुए कहती है, भाभी ये देखिए, ये कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है किरण, ले लो इसे। दादी माँ देखो, मैंने अपने लिए कितनी सुंदर फ्रॉक पसंद की है, मैं चाचा की शादी में यही पहनूंगी। हाँ हाँ बेटा, तो यही पहनना। शॉपिंग के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। समय पास आता है। सुनीता अपने हाथों से अपने लिए एक सुंदर सा लहंगा डिजाइन करती है। पायल अपनी माँ को लहंगा डिजाइन करते हुए देखकर कहती है, माँ मेरे लिए भी आप एक लहंगा बनाना, मुझे आपके हाथों का बना हुआ लहंगा बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा, जरूर बनाऊंगी। शादी का दिन भी आ जाता है। शादी का माहौल है। सेजल ने भारी डिजाइनर लहंगा पहना हुआ है, बहुत सारा मेकअप और गहने पहने हैं। तभी सुनीता सामने आती है। उसने अपने हाथ का बनाया हुआ लहंगा पहन रखा है। वो बहुत ही शालीन और सुंदर लग रही है। सेजल की सहेलियां कोने में खड़ी होकर बातें कर रही हैं। सेजल, तेरी जेठानी को देख कितनी टिपिकल लग रही है ना, वही पुराने स्टाइल का लहंगा, और एक तू है, कितनी मॉडर्न और स्टाइलिश लग रही है। हाँ, उनकी और मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद सेजल घर आ जाती है। सुनीता सेजल की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। सेजल अपने भारी लहंगे को संभालते हुए कलश गिराकर अंदर आती है। तभी आरती कहती है, आज मेरा घर पूरा हो गया। वैसे सेजल बहू, तुम काफी थक गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। सेजल अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगली सुबह सुनीता नहा धोकर एक सुंदर सी साड़ी पहनकर रसोई में पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद सेजल एक वन पीस पहनकर आंखों को मलते हुए वहां आती है। सुनीता सेजल को देखकर कहती है, आइए देवरानी जी, मैंने चाय बना दी है, पी लीजिए। जेठानी जी, आप इतनी सुबह उठकर तैयार भी हो गई, और ये कपड़े, आप हमेशा इतने सिंपल कपड़ों में ही रहती है क्या? हाँ सेजल, मुझे शुरू से ही सिंपल कपड़े पसंद है, और ये कपड़े तो मैंने खुद अपने हाथों से सिले हैं। चलिए, आज आपकी पहली रसोई है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। थैंक्स। वैसे मुझे कुकिंग का ज्यादा आइडिया नहीं है, माँ ने कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। आप ही देख लीजिए, मैं बस नाम के लिए हाथ लगा दूंगी। सुनीता सेजल की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और खाना बनाने लग जाती है। सुनीता पालक पुलाव, कढ़ी पकौड़ा, अमृतसरी छोले, राजमा और मीठा हलवा बनाती है और सेजल सब में चम्मच लगा देती है। सुनीता और सेजल दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और सेजल को पहली रसोई का नेक देते हैं। आरती सेजल को सोने की चूड़ियां देती है। फिर सुनीता एक सुंदर सा पैकेट सेजल की तरफ बढ़ाती है और कहती है, सेजल, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, मैंने खुद इसे तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। सेजल अपनी जेठानी से वो पैकेट ले लेती है और थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में आती है और अपनी जेठानी का दिया हुआ पैकेट खोलती है। उसमें एक हाथ की सिली हुई अनारकली ड्रेस थी। सेजल उसे देखकर मुंह टेढ़ा कर लेती है और उसे बिस्तर पर फेंक दे आता है। सेजल तरुण से, तरुण, देखो तो तुम्हारी भाभी जी ने मुझे क्या दिया है, ये अजीब सी ड्रेस। क्या उन्हें लगता है कि मैं ऐसे आउटडेटेड कपड़े पहनूंगी? ये किसी बड़े डिजाइनर का तो लगता नहीं। सेजल, भाभी ने बताया तो था कि उन्होंने ये खुद बनाया है। तुम्हें शायद पता नहीं, अविनाश भैया बताते थे कि भाभी
एक बहुत गरीब घर से है। वो अपना एक छोटा सा बुटीक चलाती थी। उनके बनाए कपड़ों की उनके गांव में बहुत तारीफ होती थी। वो तो अब घर की जिम्मेदारियों में बिजी हो गई हैं, इसलिए सिर्फ अपने लिए ही डिजाइन करती हैं। लेकिन उन्होंने बहुत मन से तुम्हारे लिए बनाया ये। मन से बनाया है या तन से? मेरे क्लास का तो नहीं है ना। मैं इसे किसी पार्टी में तो क्या, घर में भी नहीं पहन सकती। रख दो इसे अलमारी के किसी कोने में। ऐसे धीरे धीरे सेजल की शादी को एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन रमेश सभी से कहता है, आज शाम को मेहराज साहब ने एक शानदार पोस्ट होली पार्टी रखी है। शाम को सभी लोग तैयार हो जाना, हमें वहां जाना है। सभी लोग हाँ कह देते हैं। शाम को सेजल एक पिंक कलर का मॉडर्न फिश कट आउटफिट पहनकर तैयार होती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लग रही है। वहीं सुनीता ने अपनी ही डिजाइन की हुई एक शालीन सिल्क की साड़ी पहनी थी। ये देखकर किरण कहती है, सेजल भाभी, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत सुंदर लग रही हैं। किरण, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मेरा और जेठानी जी का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। मैं हूँ, मेरी बात ही अलग है। उनके कपड़े और मेरे स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सेजल, तुम बहुत मॉडर्न हो। चलो पार्टी में चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। सभी लोग पार्टी में पहुंचते हैं और आरती सेजल को सभी लोगों से मिलवाती है। पार्टी में सभी एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे। पार्टी के दौरान मेहराज साहब अविनाश को एक कोने में ले जाते हैं और कहते हैं, ओए अविनाश, भाई मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी डील है भाई। अगर तुम इसमें पैसा लगाओ तो ये बिजनेस तुम्हें रातों रात शहर का सबसे बड़ा आदमी बना देगा, पर इसमें बहुत रिस्क है। मेरा साहब, मैं रिस्क से नहीं डरता। मैंने ही तो अपनी एक छोटी सी दुकान को इतने बड़े एम्पायर में बदला है। रिस्क लेने से ही तो इंसान आगे बढ़ता है। पार्टी से लौटने के बाद अविनाश सबको अपनी डील के बारे में बताता है। ये सुनकर घर में बहस शुरू हो जाती है। अविनाश की बात सुनकर आरती कहती है, बेटा, इतना बड़ा रिस्क, अगर कुछ गलत हो गया तो तू अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। हाँ भैया, मैं भी मम्मी की बात से सहमत हूँ। मैं अपना हिस्सा इस रिस्क में नहीं डालना चाहता। हमें जो मिल रहा है हम उसमें खुश हैं भैया। देखो, तुम लोग नहीं समझोगे, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम साथ नहीं देना चाहते तो मैं अपने हिस्से पर रिस्क लूंगा, लेकिन ये डील मैं करूंगा ही करूंगा। जी, आप इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठा रहे हैं? एक बार फिर सोच लीजिए। सुनीता, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। मुझे खुद पर भरोसा है। अविनाश ने सारा पैसा अपने नए प्रोजेक्ट में लगा दिया था, लेकिन मेहरा साहब ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने धोखे से पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवा ली और अविनाश का पूरा बिजनेस डूब गया। के पैर लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचकर वो सभी लोगों को सारी बातें बताते हुए कहता है, माँ, पिताजी, सब खत्म हो गया। मेहरा ने मुझे लूट लिया पिताजी। मेरा बिजनेस, मेरी जमा पूंजी सब डूब गई। क्या? मैंने मना किया था ना, तुझे समझ क्यों नहीं आई? तूने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया अविनाश। आपने सब बर्बाद कर दिया भैया। लालच में आके अपनी सारी जमा पूंजी दांव पे लगा दी। अपनी रुतबा, अब मोहल्ले में बस आपकी ही लालच की बातें होंगी भैया। अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सभी लोग अविनाश को बारी बारी सुनाते हैं। किरण कहती है, अरे अब बस भी करो, जो होना था वो हो गया। भैया ने जानबूझकर तो नहीं किया। अचानक अविनाश का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो सोफे पर गिर पड़ता है। उसका शरीर एक तरफ से सुन्न होने लगता है। अजी, क्या हुआ आपको? अजी, क्या हुआ? आंखें खोलिए प्लीज। आप लोग अब बस कीजिए, उन्हें कुछ हो रहा है, डॉक्टर को बुलाइए। तरुण जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है और सभी लोग अविनाश को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर उसे चेक करने के बाद सभी से कहता है, देखिए, इन्हें पैरालिसिस अटैक आया है। बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से दिमाग की नस पर असर पड़ा है। हमने उनकी जान तो बचा ली है, पर उनका एक हाथ और एक पैर फिलहाल काम नहीं करेगा, और हाँ, इलाज में काफी पैसा भी लगेगा। कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की जान बच गई, इससे बड़ी बात भला हमारे लिए क्या हो सकती है। 3 दिनों तक अस्पताल में रखने के बाद सभी लोग अविनाश को घर ले आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और सुनीता अविनाश की बहुत सेवा करती है। अविनाश चल नहीं सकता था, इसीलिए सुनीता उसे एक व्हील चेयर मंगवाकर उस पर बिठाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पड़ोस की नीलम सेजल को फोन करती है और कहती है, अरे सेजल, सुना है तुम्हारे जेठ ने सब डुबा दिया। पूरे शहर में चर्चे हैं कि तुम लोग अब कंगाल हो गए हो। संभल कर रहना भाई, गरीबी बहुत बुरी चीज है। सेजल नीलम की बात सुनकर गुस्से में फोन रख देती है और सुनीता से कहती है, सुना आपने? आपकी वजह से आज हम मोहल्ले में तमाशा बन गए। हर कोई हमें ताने मारने का इंतजार करता है। सुनीता सेजल की बात सुनकर कहती है, धीरे बोलो सेजल, अगर इन्होंने सुन लिया तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। तभी आरती वहाँ आ जाती है और कहती है,
वैसे सुनीता बहू, सेजल बहू बिल्कुल सच कह रही है। अविनाश ने तो हमें पूरा डुबा कर रख दिया है। आरती ऐसा कह ही रही थी कि तभी पायल वहाँ आती है और अपनी दादी से कहती है, दादी दादी, बाहर आइसक्रीम वाला आया है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। चल जा यहाँ से, तेरे बाप ने तो सब डुबा दिया, अब तेरा आइसक्रीम खाना बाकी रह गया है। निकल मेरी नजरों के सामने से। माँ जी, बच्ची को क्यों डांट रही है? वो तो ना समझ है। ना समझ वो नहीं, तू और तेरा पति है। तू तो पहले भी अपने मायके से गरीब ही आई थी, अब मेरे बेटे को भी अपने जैसा दरिद्र बना दिया। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। जहाँ कभी हंसी मजाक होता था, वहाँ अब सिर्फ तानों की गूंज है। व्हील चेयर पर बैठा अपने कमरे से ये सब कुछ सुन रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सेजल अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार होकर आती है। उसने एक बहुत ही महंगी ड्रेस पहनी है। तभी सुनीता पायल को लेकर वहाँ आती है और कहती है, सेजल, मैंने पायल को तैयार कर दिया है, तुम लोग इसे ले जाओ। एक्सक्यूज मी जेठानी जी, क्या कहा आपने? मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ जो आपकी बच्ची को लेकर पार्टी में घूमूं। सेजल, बच्चे तो सबके होते हैं, और फिर पायल तुम्हारी भी तो बेटी है। जेठानी जी, बेटी थी, पर अब सिर्फ एक बोझ है इस घर पर। आपके पति ने हमारे बिजनेस की धज्जियां उड़ा दी। अब आपकी पहले जैसी हैसियत नहीं रही, और मेरा खुद का बेटा है, तो आप अपनी बेटी को अपने साथ रखिए। तभी रमेश पीछे से वहाँ आ जाता है और सेजल को इस तरह बातें करते हुए देखकर कहता है, सेजल, अपनी जेठानी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? हाँ, सही कह रही है सेजल। सुनीता, तू तो मायके से भी फटे हाल आई थी, और यहाँ आकर मेरे कमाऊ बेटे को भी अपाहिज और कंगाल बना दिया। अब अपनी ये मनहूस सूरत लेकर हमारे सामने मत खड़ी हुआ कर। ये सारी बातें अविनाश पीछे व्हील चेयर पर बैठा सुन रहा था। वो गुस्से से कहता है, बस कीजिए माँ, बस कीजिए, मेरा बिजनेस डूबा है। सुनीता का इसमें क्या कसूर माँ? माँ, भैया सही कह रहे हैं, भाभी को क्यों सुनाते हो आप लोग? तू चुप कर। अविनाश, कसूर तेरा है, और जो औरत अपने पति को गलत कदम उठाने से ना रोक सके, वो भी उतनी ही कसूरवार है। सुनीता अपने पति और अपनी बेटी को लेकर कमरे में चली जाती है और घर के बाकी सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और सेजल और आरती सुनीता और उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। एक दिन पिंटू और पायल खेल रहे होते हैं, तभी सेजल वहां आकर पायल से खिलौने छीन लेती है और अपने बेटे को डांटते हुए कहती है, तुझे मना किया है ना इस गरीब के साथ खेलने के लिए। ये सब देखकर पायल बहुत दुखी होती है। फिर घर में आके अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को दवाइयाँ पिला रही हूँ, थोड़ी देर बाद देती हूँ। ठीक है, मैं किचन में जाकर खुद ही ले लेती हूँ। अब पायल किचन में आती है तो देखती है कि वहाँ पिज्जा रखा हुआ है। पायल पिज्जा का एक टुकड़ा लेती है और प्लेट में रखकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और खाने लगती है। तभी सेजल वहाँ आ जाती है और पायल को देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, ए, हाथ मत लगा इसे, ये तेरे लिए नहीं है। चाची, भूख लगी है। सेजल गुस्सा होकर अपनी सास को आवाज देती है। आरती वहाँ आती है तो सेजल कहती, माँ जी, देखिए जरा इसे, जैसे बाप वैसी ही बेटी, मांगने की आदत गई नहीं इनकी। माँ जी, ये खाना मैंने अपने पैसों से मंगाया है, इन भिखारियों के लिए नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? तेरी औकात है ये सब खाने की? तेरे बाप ने तो फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी। चल हट यहाँ से। सुनीता आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है और कहती है, माँ जी, बच्ची को तो मत मारिए, इस मासूम का क्या दोष? दोष इसका ये है कि ये इस घर की बर्बादी करने वाले की औलाद है। और सुन, कल से घर का सारा काम झाड़ू पोछा तू ही करेगी। काम वाली को हमने हटा दिया है, क्योंकि तेरे पति के इलाज में जो पैसा लगा है वो हम कहाँ से लाएंगे? अविनाश अपने कमरे में बैठा ये सब सुन रहा था। जब सुनीता कमरे में आई तो अविनाश बोला, सुनीता, अब बहुत हो गया। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को इस तरह तिल मरते नहीं देख सकता। हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ देंगे। पर हम कहाँ जाएंगे? आपके पास तो अभी चलने की ताकत भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। चाहे भले ही हम सड़क पर सोएंगे, पर यहाँ अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकालेंगे। चलो सुनीता। सुनीता अपने कुछ पुराने कपड़े और अपनी सिलाई मशीन एक पोटली में बांधती है। वो अपनी चांदी की आखिरी पायल निकालती है और अपने पास रख लेती है। तीनों चुपचाप बिना किसी को बताए घर से निकल जाते हैं। सुनीता अपनी चांदी की पायल को बेच देती है और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेती है और फिर वो लोग वहीं रहने लगते हैं। एक दिन अविनाश सुनीता से कहता है,
सुनीता, मैं कितना बुरा पति हूँ। मैंने तुम्हें महल से लाकर इस गंदे कमरे में पटक दिया। नहीं जी, आप बहुत अच्छे हैं। बुरा वक्त इंसान को कमजोर नहीं मजबूत बनाने आता है। आप देखिएगा, मैं अपनी सिलाई के हुनर से फिर से सब ठीक कर दूंगी। मैंने बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया है, सुनीता बुटीक। तभी एक पड़ोस की औरत एक कपड़ा लेकर आती है और कहती है, सुना है तुम कपड़े अच्छा सिलती हो, ये मेरा ब्लाउज है, इसे सिल दो। अगर अच्छा लगा तो मैं अपनी और सहेलियों को भी लाऊंगी। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे ऐसा डिजाइन करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। दूसरी तरफ सेजल और तरुण के घर में खुशियां धीरे धीरे कम होने लगी थी। तरुण ऑफिस में बैठा है। मैनेजर उसके पास आता है और कहता है, सर, इस महीने में भी हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस कैसे संभलेगा। लेकिन मैनेजर, नुकसान कैसे हो रहा है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। सर, सच तो ये है कि जब तक अविनाश भैया थे वो हर बारीक चीज पर नजर रखते थे। उन्हें मार्केट की समझ थी। आप तो सिर्फ साइन करते हैं, पर दिमाग उनका ही था। अब उनके जाने के बाद सब बिखर सा गया है। ये सुनकर तरुण के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शाम को तरुण घर आता है, जहाँ सेजल फिर से शॉपिंग पर जाने के लिए जिद कर रही थी। तरुण चलो ना मॉल, मुझे वो नई ब्रांडेड ड्रेस लेनी है। बस करो सेजल, बस करो। बिजनेस डूब रहा है और तुम्हें ब्रांडेड कपड़ों की पड़ी है। अब से कोई शॉपिंग नहीं होगी। अपने खर्चों पर लगाम लगाओ, वरना हम भी सड़क पर आ जाएंगे। तुम मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? माँ जी देखिए जरा इसे। सेजल बेटा, तरुण सही कह रहा है, हालत बहुत खराब है, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन मैनेजर तरुण को बताता है, सर, गजब हो गया। मेहरा ने उस नई डील में हेरा फेरी कर दी है। उसने पूरा पैसा अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया है। सर, हमारा बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब हमारे पास ये घर भी नहीं बचेगा। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो सब कुछ बहुत ध्यान से किया था। सर, भैया बुद्धिमान थे। उनका बिजनेस तो धोखे से डूबा, पर आपने तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है सर। उस मेहरा पर भरोसा करके भैया को भी उसी ने धोखा दिया था सर। तरुण घर आकर सभी लोगों को सारी बातें बताता है। तरुण और सेजल का सब कुछ बिक चुका है। अब वो एक साधारण से किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं। सेजल, जो कभी ब्रांडेड कपड़ों के बिना बात नहीं करती थी, अब एक साधारण सी कुर्ती पहनकर नौकरी की तलाश में जा रही थी। तभी तरुण घर आता है और कहता है, सेजल, आज भी कहीं बात नहीं बनी। जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं कि अनुभव की कमी है। भैया होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब भैया भैया करना बंद करो तरुण। मैं आज खुद इंटरव्यू देने जा रही हूँ। मुझे यकीन है मेरी पर्सनालिटी देखकर कोई भी मुझे नौकरी दे देगा। बेटा, पर्सनालिटी से पेट नहीं भरता। आज मुझे समझ आ रहा है कि सुनीता बहू की वो सादगी ही असली दौलत थी। हमने हीरा खो दिया। अब सेजल नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ती है। सेजल एक बड़ी डिजाइनर मॉल में इंटरव्यू देकर बाहर निकल रही थी। वो बहुत उदास थी क्योंकि वहां भी उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तभी सुनीता उसी मॉल से निकलती है। सुनीता ने एक बहुत ही ग्रेसफुल साड़ी पहनी है। उसके हाथ में गाड़ी की चाबी है और वो कुछ बड़े शॉपिंग बैग्स लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही है। दोनों की नजरें मिलती हैं। सेजल इस बात से अनजान थी कि वो जिस मॉल में इंटरव्यू के लिए गई थी वो उसकी जेठानी का ही है। ये जेठानी जी है? ये इतनी स्मार्ट और अमीर कैसे लग रही है? तभी सुनीता की नजर सेजल पर पड़ती है। सुनीता सेजल के पास आती है और कहती है, सेजल, तुम यहाँ? सेजल अपनी जेठानी से कुछ नहीं कह पाती। वो बिना कुछ बोले वहां से तेज कदमों से चली जाती है। सुनीता उसे जाते हुए देखती रह जाती है। सुनीता अपने नए और बड़े घर में आती है। उसका बुटीक अब एक बड़े ब्रांड में बदल चुका है। अविनाश अब काफी ठीक है। वो लंगड़ा कर चलता है, पर बिजनेस का सारा हिसाब किताब वही संभालता है। सुनीता अपनी पड़ोसन नीलम को फोन लगाती है और कहती है, नीलम बहन, कैसी हैं आप? मुझे बस ये पूछना था कि क्या आपको पता है कि माजी और तरुण वे लोग कहाँ हैं? अरे सुनीता, तुम्हें नहीं पता? उनका तो सब लुट गया। वो लोग अब शहर के उस पुराने इलाके में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। तरुण और सेजल दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है उनकी। सुनीता फोन रखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ सुनीता, तुम रो क्यों रही हो? जी, माजी और तरुण बहुत तकलीफ में है। मुझे सेजल मिली थी आज। उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा कांप गया। आखिर वो हमारा परिवार है। नहीं सुनीता, नहीं। उन्होंने हमें उस वक्त निकाला जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने हमारी मासूम बच्ची को थप्पड़ मारा। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। भूल जाइए वो सब। उन्होंने गलती की, पर हम तो अपना फर्ज निभा सकते हैं ना। अगले हफ्ते होली है, चलिए उन्हें बुला लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है सुनीता, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी।
ऐसा कहकर अविनाश वहां से चला जाता है और सुनीता भी अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और होली का दिन आ जाता है। सुनीता ने अपने घर के गार्डन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। उसने खुद सबके लिए कपड़े डिजाइन किए हैं। सुनीता, अविनाश और पायल तीनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। तभी सुनीता के फोन पर पड़ोसन नीलम का फोन आता है। वो कहती है, अरे सुनीता, तुम्हें पता है या नहीं, किराया ना दे पाने के कारण मकान मालिक ने तुम्हारे देवर देवरानी और सास ससुर को घर से निकाल दिया। क्या तुम सच कह रही हो नीलम बहन? हाँ सुनीता बहन, बिल्कुल सच कह रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही वो अपना सामान लेकर निकले हैं, पता नहीं कहाँ गए होंगे। ये सुनकर सुनीता को बहुत बुरा लगता है। वो अविनाश के पास जाती है और सारी बातें बताती है। अविनाश, जैसा भी है हमारा परिवार है, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। अविनाश सुनीता की बात मान लेता है। अविनाश, सुनीता और पायल तीनों घर वालों की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में सुनीता अविनाश से कहती है, अविनाश कार रोको, देखो वो मम्मी पापा। अविनाश कार रोकता है तो देखता है कि उसके माता पिता, भाई बहन और सेजल सभी सामान लेकर सामने से जा रहे हैं। अविनाश और सुनीता उनके पास जाते हैं। तब सुनीता कहती है, माँ जी, पिताजी, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। आरती सुनीता और अविनाश को देखकर रो पड़ती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा। भैया, आपके जाने के बाद तो जैसे मानो खुशियाँ हमारे घर से ही रूठ गई। चलिए माँ, आज की होली हम साथ मनाएंगे। सब लोग सुनीता के बड़े घर पहुँचते हैं। सुनीता एक सुंदर सा पैकेट सेजल की तरफ बढ़ाती है। सेजल, ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर डिजाइन की है और बिल्कुल ऐसी ही ड्रेस मैंने अपने लिए भी डिजाइन की है। आज होली की पार्टी पर हम दोनों एक जैसी ड्रेस पहनेंगे। सेजल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों देवरानी जेठानी होली पर एक जैसी ड्रेस पहनकर तैयार होती हैं। फिर सेजल सुनीता से कहती है, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगता था कि ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले ही स्मार्ट होते हैं, पर आज आपने साबित कर दिया कि स्मार्टनेस कपड़ों में नहीं, इंसान के टैलेंट और उसके संस्कारों में होती है। पागल, अब रोना बंद करो। और एक और बात, हमारा बुटीक एक डिजाइनर मॉल बन चुका है और इतना बड़ा हो गया है कि मुझे एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है। तरुण, सेजल, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? भैया, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे हम सब मिलकर इस बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरा सारा परिवार फिर से एक साथ मिल गया। सब लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। आरती और रमेश अपनी दोनों बहुओं को आशीर्वाद देते हैं। सादगी और संस्कारों की जीत होती है और परिवार फिर से एक हो जाता है।